हेलो एवरीवन, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और कल से तो पूरा मन लग ही गया होगा क्योंकि हमें विषयवार टाइम टेबल जो मिल गया है कि हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि कब हमें टाइम टेबल मिलने वाला है जिसमें हमें पता चल जाए कि इस तारीख को मेरी एग्जाम होनी है। तो वो हमारे सामने आ चुका है। अब जब धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं कि चलो एग्जाम तो आई, इसका तो देखो इस तारीख को एग्जाम होना है, अब तो मुझे पढ़ाई दुगनी करनी पड़ेगी, ये वो बहुत कुछ जो कल रात तक आपने सोचा है, जिसे लेकर आप अब पूरी दिन की एक रणनीति बनाने वाले हैं। क्या है आपकी प्लानिंग, क्या हमें अब करना चाहिए, साथ ही साथ किस दिन आपका एग्जाम होना है, इन छोटी छोटी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि कैसे हम इन 40-45 दिनों का यूज करें जिससे कि एक अच्छा खासा एग्जाम हम यहाँ पर क्लियर कर सके और अपने आप को प्रूव कर सके कि हाँ, हम थोड़ी मेहनत तो कर ही रहे हैं, हम कुछ पढ़ना चाहते हैं। देखते हैं किस एग्जाम को कौन सी डेट मिली है। जैसा कि आप सभी ने देख ली होगी अब तक न्यूज, फिर भी एक बार पूरा इसे समझ लेते हैं ताकि हमें और ज्यादा कंफर्म हो जाए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें ग्रुप ए की, यहाँ ग्रुप के अकॉर्डिंग एग्जाम होने हैं। ग्रुप ए की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो पेपर है जनरल स्टडी जनरल अवेयरनेस वाला, वो होने वाला है 31 मई को। ये डेट्स हमें पहले भी पता थी कि 31 तारीख से लेकर इस तारीख के बीच सारे एग्जाम करवा दिए जाएंगे, सेम वही प्रोसेस रखा गया है। अब बस हमें ये पता चल गया है कि कौन सी तारीख को कौन सा एग्जाम होना है। ग्रुप ए में ये सब्जेक्ट रखे गए हैं, हिंदी है, हिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स और केमिस्ट्री। कि पहला जो जनरल स्टडी का पेपर होगा उससे ये जो सेकंड पेपर वाले हैं ये यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट पेपर होना है 31/5/2026 को कि मई लास्ट में पहला पेपर हमारा हो जाएगा, जिससे सेकंड पेपर कौन कौन देने वाले हैं, हिंदी सब्जेक्ट वाले, हिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स और केमिस्ट्री। हिंदी वालों का उसी दिन जिस दिन पहला पेपर होने वाला है उसी दिन दूसरी शिफ्ट में उन्हें हिंदी का अपना सब्जेक्ट का पेपर भी देना होगा। इसी प्रकार जो हिस्ट्री वाले और इंग्लिश वाले हैं उनका दूसरा पेपर सब्जेक्ट का पेपर जो है वो 1 तारीख को होना है और इन्हें भी शिफ्ट के अकॉर्डिंग पेपर देना होगा। हिस्ट्री जो रहेगा वो फर्स्ट शिफ्ट में देगा और इंग्लिश जो है वो सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉमर्स वालों की, जो कॉमर्स वाले हैं वो एग्जाम देंगे 2 तारीख को और 2 तारीख को पहली शिफ्ट में, पहली शिफ्ट कौन सी है हमारी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की, और इसके साथ ही जो केमिस्ट्री वाले हैं वो देंगे शाम की शिफ्ट को। तो केमिस्ट्री वाले जो अब तक एग्जाम देते आए हैं वो देते थे पहली शिफ्ट में, ज्यादातर पहली शिफ्ट में हुए हैं। पिछले साल भी पहली शिफ्ट में था, उससे पिछले साल भी क्या था, पहली शिफ्ट में था, लेकिन इस बार इन्होंने सेकंड शिफ्ट में से दिया है। तो केमिस्ट्री वालों का जो पेपर होगा सब्जेक्ट का वो कब होना है, सेकेंड शिफ्ट में। तो 31 को पहला पेपर है आपका, इसके बाद विषयवार ये आपके पेपर रहेंगे, इस अनुसार आप इसे देकर आए। मैं पूरी जानकारी अभी आपको और यहाँ पे शेयर कर दूंगी। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक बार तारीख आपके साथ शेयर की है कि किस तारीख को कौन सा एग्जाम होना है। इसी के साथ बात करें ग्रुप बी की। ग्रुप बी जो है काफी बड़ा ग्रुप है और इसमें जो है जनरल स्टडी जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है वो होगा 3 तारीख को। जो पहला पेपर आप यहाँ दे चुके होंगे 3 तारीख को, उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। यदि आप पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 तारीख को ही पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना होगा सेकेंड शिफ्ट में। इसी के साथ अगर आप ज्योग्राफी से है, बायोलॉजी से है, तो आपका जो सेकंड पेपर का एग्जाम है ज्योग्राफी का और बायोलॉजी का जो एग्जाम है वो 4 तारीख को करवाया जाएगा कि 4 जून को ये एग्जाम होने हैं। ज्योग्राफी रहेगा सुबह की शिफ्ट में और बायोलॉजी रहेगा शाम की शिफ्ट में। और इधर अगर हम बात करें इसी में और सब्जेक्ट है, संस्कृत सेकंड पेपर जो है वो रहेगा 5 तारीख को, फिजिक्स भी रहेगा 5 को, मैथ्स भी रहेगा 5 को, सोशियोलॉजी जो है वो होगा 6 तारीख को। इसी के साथ इकोनॉमिक्स जो है वो भी रहेगा 6 तारीख को, म्यूजिक 6 तारीख, साथ ही साथ जो ड्राइंग का एग्जाम है वो रहने वाला है 7 तारीख को, और उर्दू पंजाबी जो लैंग्वेजेस हैं इन्हीं के पेपर्स रहने वाले हैं 7 तारीख को। इसी प्रकार एग्रीकल्चर वगैरह है
अदर कई सब्जेक्ट्स हैं जिनकी लिस्ट आप इस प्रकार देख सकते हैं। इधर जो मैंने सारे एग्जाम्स हैं किस किस तारीख को होने हैं, साथ ही साथ कौन सी शिफ्ट में होने हैं, ये सभी बातें आपके साथ यहाँ शेयर कर दी हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर आप देख सकते हैं कि कौन से ग्रुप में आपका एग्जाम आ रहा है, साथ ही साथ कौन सी डेट को होने वाला है, कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। तो जब हमें इतनी जानकारी मिल जाती है तो मन में ये उधड़बुन जरूर स्टार्ट हो जाती है कि चलो एग्जाम होने वाला है। इतने दिन तो था कि एग्जाम होगा होगा होगा, जब अब फाइनली पता चल चुका है कि इस तारीख को एग्जाम होगा तो हमारे अंदर एक अलग ही और ज्यादा मतलब कहते हैं ना उत्तेजित अवस्था आ चुकी है कि हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और इस एक्टिवनेस में है ना माइंड बहुत अच्छा काम करता है कि हाँ अब और ज्यादा अंदर से फीलिंग आ रही है कि एग्जाम नजदीक है और मेहनत करो। तो हमें इस वक्त को ऐसे ही नहीं जाने देना है, अपने आप को पूरी तरह से पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई में लगाना है कि अगर आप अब तक 5 से 6 घंटे 7 घंटे दे रहे थे तो आप कोशिश करें कि आप अपना टाइम बढ़ाएं और जितना हो सके अपने हर एक टॉपिक पर अच्छी खासी पकड़ बनाने की कोशिश करें कि हाँ अब तक अगर कोई लापरवाही भी चल रही थी कि हाँ ये कर लेंगे, हाँ इम्पोर्टेंट तो है, मुझे पता है ये एग्जाम में आ सकता है लेकिन कर लेंगे, तो वो वाली फीलिंग अब बिल्कुल ना रखें। अब आपको एक फाइनल डिसीजन लेना ही होगा कि हाँ अब मुझे ये टॉपिक्स क्लियर कर लेने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप अभी भी अपना समय इधर उधर बिगाड़ रहे हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि हाँ आप अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, बहुत कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ये वो आपने बहुत कुछ ज्वाइन कर रखा है, तो फिलहाल अभी इन सब का वक्त आप कम कर दें। आप जितना हो सके रिवीजन करें। अगर आपका सिलेबस भी अब तक कंप्लीट नहीं है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को तैयार करें, और अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रिवाइज पे रिवाइज करते हुए फिर आप टेस्ट दें। टेस्ट की भी एक लिमिट रखें कि हाँ एक दिन का एक टेस्ट काफी है, मुझे पढ़ने पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भी ये वाली लापरवाही ना करें कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ओनली फॉर टेस्ट देने से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। आप हर चीज को बैलेंस बनाए रखें कि एक प्रॉपर स्टडी करते हुए आपको क्या करना है, रिविजन करना है कि बहुत अच्छे से अगर हम रिविजन करेंगे तो हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, हमें एग्जैक्टली पता होगा कि इस पॉइंट में क्या मुझे इंपॉर्टेंट रखना है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ा है, तो इनमें आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से ऐसे तथ्य थे जिन्हें हमें अब एग्जैक्टली पता हो तो हम क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे लेंगे। अदरवाइज अगर कंफ्यूजन रहा तो वहां पर भी हम उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन 2 ऑप्शन जो है उनमें से इंपॉर्टेंट को छांटना मुश्किल हो जाता है। तो आपको डाउट क्लियर करने पर अब ध्यान देना चाहिए, आपको प्रॉपर्ली रिवीजन पे अब फोकस करना चाहिए कि हाँ कैसे मैं अपने इस डाउट को क्लियर करूं। पढ़ लिया है फिर भी डर रहता है कि क्या होगा, मुझे पेपर में आएगा या फिर मैं अच्छे से पेपर अटेंड कर पाऊंगी, या मतलब जो भी आपके मन में डाउट है ना, वो डाउट है एक ही रीजन से कि जो आपने पढ़ा है उस पर आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट यही है। अगर आपको आज भी लगता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, मुझे बहुत कुछ इतना समय जो मैंने इसको दिया है आना चाहिए, फिर भी मन में एक अलग ही डर है कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है या फिर मैं एग्जाम अच्छा नहीं कर पाऊंगी, मैंने इतनी मेहनत तो कर ली लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है जिससे कि मुझे लगे कि हाँ मेरा अच्छा हो सकता है। इसके पीछे एक ही रीजन होता है कि आपने जो पढ़ा है उस पर एक प्रॉपर पकड़ नहीं बनाई है, उसमें अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं किया है। कहने का अर्थ इतना है कि जैसे एक टॉपिक था, आपने पूरा पढ़ा, पूरा समझा, लेकिन उसे बार बार एक बार रिकॉलिंग में नहीं लाया, आप रिवाइज नहीं किया, उसका जो मेन मोटिव था वो आपके माइंड में सेट नहीं हुआ कि हाँ इस पॉइंट को अगर मैंने रख लिया ना तो ये पॉइंट इसके जैसे अनगिनत क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। उस पॉइंट को आपको पकड़ना है। और ये कब होता है, जब हम किसी पॉइंट को समय देते हैं, उसे बार बार समय समय पर रिवाइज करते हैं तो ही। और अब तक अगर आपने करंट पे फोकस नहीं किया है कि हाँ मुझे करंट पढ़ना तो है लेकिन लास्ट में पढ़ूं, तो वो लास्ट का समय आ चुका है। अब आप करंट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अब आप करंट पढ़ना स्टार्ट कर दें। करंट का आप जो भी माध्यम रखें, जिससे भी आप पढ़ना चाहे, कोई भी आपके पास कोई भी बुक आपने परचेज की है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं से भी किस तरीके से भी करंट को मैनेज कर रहे हैं, आप बस करंट पे पढ़ने पे फोकस कीजिए। सभी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास सोर्सेज हैं अच्छे हैं, बस आपका ये रहना चाहिए कि अब उसे डिले ना करें।
अब जो करना है कर ही ले, आपको करंट पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। रटने पर से आपको ध्यान हटा लेना चाहिए कि करंट में रटूं, करंट रटा नहीं जाएगा। करंट बस आप 3 से 4 बार अगर जो भी बुक्स वगैरह है उन्हें आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा कर लेंगे। कैसे, हाँ ये एक बुक है या फिर जो भी है उसे 3 से 4 बार अपनी नजर के सामने से आपको बार बार निकालना है, ताकि वो व्यक्ति, वो स्थान, वो जो भी पद वगैरह या जो भी खेल वगैरह जिससे रिलेटेड वो पॉइंट्स है वो आपके माइंड में सेट होने लग जाएंगे। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब सडनली दे सकेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो जो लिखा हुआ आपके पास मैटर है वो कई बार आपने देखा हो, समझा हो, जाना हो। रटने के बजाय अगर आप करंट को इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप करंट के काफी अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी थ्योरी होती है। तो हम करंट को अगर रटने बैठ गए तो हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं। फिर भी अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि मेरा सब कुछ ओवरऑल कंट्रोल में है, अब मैं केवल और केवल करंट को समय दूं, तो आप दीजिएगा और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा। आपका करंट भी अच्छा होगा, साथ ही साथ आप अपने इन एग्जाम्स की डेट पर भी फोकस कीजिए, या किस दिन किस शिफ्ट में मेरा एग्जाम होना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको पता चल गया है कि मेरा जो पेपर है वो सुबह की शिफ्ट में है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान, जैसे सुबह 9 से 12 के बीच में, आपको क्या करना चाहिए कि एक बार आप बैठकर प्रैक्टिस करें। जो 9 से 12 के बीच में आपके 3 घंटे की शिटिंग आप आज ही से देना स्टार्ट करें कि हाँ मुझे 3 घंटे एक जगह बैठना है। एक पेपर या टेस्ट सीरीज का कोई भी पेपर या मॉक टेस्ट मुझे एक जगह बैठकर देना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक प्रैक्टिस आएगी कि हाँ उस समय आपको बैठने का मन करने लगेगा, आपका अंदर से लेवल इंप्रूव होगा, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आप जब भी आपकी शिफ्ट है, जैसे सुबह की शिफ्ट है, शाम की शिफ्ट है, या फिर आपको लगता है कि एक ही दिन में मेरे 2 पेपर होने हैं, तो आपके माइंड सेट को आप उसी अनुसार तैयार करें। जैसे यहाँ पर हमने हिंदी का देखा कि एक ही दिन होना है, यहाँ पर पॉलिटी एक ही दिन होना है। तो ये जो सब्जेक्ट्स वाइज है कि हाँ एक दिन मुझे 2 पेपर की मेहनत करनी है, अपने दिमाग को उस दिन डबल चलाना है, तो मुझे एक बार अपने अंदर से वो एनर्जी तो प्रूफ करनी चाहिए कि क्या मैं दोनों पेपर सॉल्व करने की हिम्मत रखती हूँ। आज ही से अगर प्रैक्टिस करूंगी तो मैं 4 साढ़े 4 घंटे, तो वो देखो आजकल एक और काम हमें करना होता है कि 3 घंटे का तो पेपर है, उससे 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले तो एंट्री मिल जाती है हमें, साथ ही 15 से 20 मिनट बाद तक हम बैठे रहते हैं। तो हम मान के चलें तो एक पेपर को अगर हम देने जा रहे हैं तो 4 साढ़े 4 घंटे हमें एक जगह बैठना है। और अगर 1.5 घंटे वाले पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 से 2.5 घंटे हमें बैठना होता है। तो हमारी सिटिंग अच्छी होगी तभी तो हम बैठ पाएंगे। हाँ हम पढ़ते हैं, रोज बैठते हैं, लेकिन एक एग्जाम के लिए बैठना और वो रोज वाला मैटर रखना अलग बात हो जाती है। तो आज ही से आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप जब प्रैक्टिस करें कि हाँ मुझे रोज प्रैक्टिस करनी है, जो भी आप प्रैक्टिस करें उसे एक जगह बैठ जाएं और कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे पहले आप वहां से ना उठें। इससे इस पूरे 40-45 दिनों के दौरान आपकी एक अच्छी खासी हैबिट आ जाएगी कि हाँ मुझे किस प्रकार से एक जगह बैठकर एग्जाम देना चाहिए, कैसे माइंड को एक्टिव करना चाहिए, अपने आप को किस तरीके से मैं फोकस करूं उस एग्जाम के क्वेश्चंस को पढ़ने में, कैसे अपने माइंड को सेट करूं कि हाँ मुझे पढ़ना है। देखिए ये काम हमें करने होंगे जिससे कि हम व्यवस्थित रूप से एग्जाम के लिए यहाँ पर तैयारी कर सके। तो आप आज से जब तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, तो ये बिंदु जरूर अप्लाई करें। इसी के साथ साथ आप एक जगह बैठकर पढ़ने का जो टाइमिंग है उसे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि टॉपिक जल्दी से पूरे हों, आप अच्छे से उन्हें तैयार कर पाए। बीच बीच में उठने से भी वो टॉपिक पूरे नहीं होते हैं। तो आप जो कर रहे हैं उसे बहुत अच्छा कीजिए। जो भी समय आप पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने मन में जो कल एक फीलिंग आई होगी, आपने जब भी ये सुना होगा कि इस तरीके से एग्जाम डेट आ गई है और इस तरीके से मेरा इस शिफ्ट में इस दिन ऐसे एग्जाम होना है, तो जो मन में उधड़-बुन हुई ना, उससे एक सीधा सा हिसाब लगा लीजिए कि अब मेहनत दुगनी करनी होगी, अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित करना होगा, अपना 100% देना होगा, तभी जाकर मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। ऑल द बेस्ट।